बकुल से आज बात करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, बकुल से बात करनी ही पड़ेगी। घर में तो कोई नहीं है, ये आवाज कैसे? कीर्ति, बकुल, तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? कीर्ति, भैया, कीर्ति, भैया का सूटकेस? भैया बैंगलोर नहीं गए क्या? भाभी भी वापस आ गई। भैया, बकुल भैया, भैया आप बैंगलोर नहीं गए क्या? भाभी, देखो कीर्ति, ये खून का मामला है। एक बार फिर से सोच लो, क्या तुमने जो कुछ भी कहा वो सच है? सर, हमें नहीं लगता है कि ये बात सच है। आपके लगने या ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपसे कुछ पूछा जाएगा तभी बोलना। हो सकता है ये सच बोल रही हो, क्या पता। मैं पागल नहीं हूँ, मैं होश में हूँ। मैं कह रही हूँ ना आपको कि आशिका भाभी ने खुद ही बोला है कि उन्होंने बकुल भैया का खून किया है। भाभी! भाभी! भैया! आशिका भाभी! 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 भाभी कौन? भाभी! 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 ये सब हुआ कैसे? किसने किया ये सब? भाभी! मर गया बकुल, किस्सा खत्म। हाँ, मार दिया, सब खत्म, मार दिया। सिर्फ मार दिया ये कहने से साबित नहीं हो जाता कि उसी ने बकुल को मारा है। ये भी हो सकता है कि वो कुछ और बोलना चाहती है। हाँ? एक बात बताओ, जब बकुल का खून हुआ उस वक्त तुम सब लोग कहां पर थे? कहां थे तुम लोग? मैं और नितिन तो एक दोस्त की शादी में खंडाला गए थे। कीर्ति का कॉल आया और हम भागे चले आए। मेरी बिजनेस मीटिंग थी होटल क्रिट्स में, वहाँ एक क्लाइंट के साथ डिनर था। जैसे ही नितिन का फोन आया तो मैं यहाँ पर चला आया। और आप कीर्ति, आप कहाँ थी? मैं बाहर गई हुई थी। कीर्ति बाहर गई थी, चाचा जी क्लाइंट के साथ मीटिंग में थे और आप दोनों खंडाला गए थे। उस वक्त बकुल और आशिका घर में अकेली थी, है ना? बकुल भैया भी बैंगलोर जाने वाले थे, उनकी 11 बजे की फ्लाइट थी और आशिका भाभी तो पार्टी में गई थी। आप सब घर में नहीं थे तो फिर
बैंगलोर जाने वाला बकुल वापस क्यों आया घर पे? और ये आशिका, वो पार्टी से वापस क्यों आई? तो वो आप जाकर आशिका भाभी से पूछिए ना कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई। वो तो घर पे ये बोलकर गई थी ना कि वो सुबह वापस आएंगी। वो तो हम पूछेंगे उससे। फिलहाल आप बताइए, आप कहाँ गई थी बाहर? मेरी मदर बांद्रा रहती है, उनको अचानक फूड पॉइजनिंग हुआ था, मैं उनके पास ही गई थी और फिर वहीं से मैं आई। वाह, हर एक के पास एक्सप्लेनेशन है कि बकुल के खून के वक्त मैं यहां था, मैं वहां थी, मैं वहां गया था। सबके पास एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप सब लोग एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हम सीआईडी वालों से सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं, सामने आकर ही रहता है। हाँ जी, पूरी बॉडी में कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। सर ह्यूमन टेस्ट भी किया सर, यहाँ पे जो खून है इसके अलावा कहीं भी खून नहीं है। एक काम करो, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, है ना? ये बता। सर इनका कहना है कि इन्हें कुछ भी याद नहीं। कुछ भी याद नहीं? आशिका, तुम्हें याद आ रहा है तुमने कीर्ति को होश में आने के बाद कुछ बताया था? याद करो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद करने की कोशिश करो। कीर्ति कह रही थी कि बकुल का खून तुमने किया, ऐसा तुमने खुद उसको बताया। कीर्ति इल्जाम लगा रही है मेरे पे। बकुल को मैंने नहीं मारा। सर कहीं ये याददाश्त जाने की एक्टिंग तो नहीं कर रही है? हो सकता है, क्योंकि बकुल यहाँ कमरे में खून से लथपथ पड़ा है और इसके सर पे थोड़ा सा निशान है, बस। बेहोश हुई कैसे? वही तो, इससे सच उगलवाना पड़ेगा। कैसे उगलवाएंगे सर? सच उगलवाएंगे नार्को टेस्ट से। अठारह अप्रैल की रात को जब आप पार्टी से घर लौटी तो क्या हुआ था? मैं घर में घुसी, बकुल चिल्ला रहा है। फिर क्या हुआ? फिर मैं रूम में गई देखने के लिए। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि जैसे ही मैं अंदर गई तो मैंने देखा बकुल वहाँ पे है, उसके पीठ से खून निकल रहा था। मैंने वहीं पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई देखी। मुझे गुस्सा आया और मैंने वहां पड़ा एक कांच को उठाया। और बकुल को मार दिया। तभी मुझे मेरी गर्दन पे प्रेशर महसूस हुआ। मैं बेहोश होने लगी। बेहोश होने से पहले मैंने दरवाजे पे एक फिगर को देखा जिसने ऑरेंज फ्लोरेसेंट जैकेट पहन रखी थी। आदमी था या औरत थी? आदमी। ओके, फिर क्या किया उसने? वो मेरे पास आ रहा है, शायद मुझे मारना चाहता है। अच्छा आशिका, तुमने वहाँ किसी औरत की लाश को देखा था? हाँ देखा था। औरत की लाश?
वहां पर तो हमें किसी औरत की लाश नहीं मिली। हम तो बकुल के मर्डर की जांच कर रहे हैं। अब ये नया केस कहां से आ गया? कौन सी औरत की लाश है? कौन थी वो औरत? मुझे याद नहीं, सब धुंधला दिख रहा है। कि कहीं ये हमें गुमराह तो नहीं कर रही? समझ में नहीं आ रहा है ये किस औरत की बात कर रही है, किस औरत की लाश की बात। आशिका, तुमने बकुल को क्यों मारा? क्यों मारा बकुल को? ठीक ही हुआ कि वो मर गया। वैसे ही जिंदा रहता तो मैं सड़कों पे धक्के खाती। क्यों? सड़कों पे धक्के क्यों खाते? बदचलन साबित करना चाहता था, तलाक चाहता था मेरे से। अच्छा, वो मरी हुई औरत वो कौन थी? मैंने आपको कहा ना, मुझे याद नहीं वो कौन थी। देखो आशिका, हमें वहां पर किसी भी औरत की लाश नहीं मिली। तो फिर कहाँ गई होगी वो लाश? मुझे जब होश आया वो लाश वहां से जा चुकी थी। और वो फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर का जैकेट पहना हुआ आदमी? वो धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, दरवाजे पे ही खड़ा था, शायद मेरे बेहोश होने का इंतजार कर रहा था। अभी तो आशिका वही बोल रही है जो उसे अच्छा लगता है, मगर टेस्ट में उसने सब कुछ सच सच बोला है। थैंक यू सर। अगर इसने नार्को टेस्ट में सच बोला है तो हमें उस मरी हुई औरत के बारे में पता करना पड़ेगा। लगता है क्राइम सीन पर दोबारा जाना पड़ेगा। अच्छी तरह से फिर से चेक करते हैं, कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा ही मिलेगा। सर ये मशीन कोई स्पेशल मशीन है? ये मशीन छोटे से छोटा सबूत ढूंढने में भी सक्षम है, जैसे कि माइक्रोब्स जो अक्सर धूल में मिल जाते हैं। और ये जो मशीन है ना, ये इस कमरे में छोटा से छोटा जो डस्ट पार्टिकल होगा ना, छोटे से छोटा, उससे उस जैकेट वाले आदमी का पता बता देगी जो इस कमरे में मौजूद था। बहुत बढ़िया। ये देखिए, जो हमारी नजरों से बच गया वो इस मशीन ने ढूंढ निकाला। ये तो कोई नाखून लगता है। वो भी नेल पेंट लगा हुआ, डेफिनेटली कोई औरत का है। मगर सर यहाँ कैसे? शायद भागा दौड़ी हाथापाई में किसी चीज से ठोकर लगी होगी और नाखून यहाँ पे रह गया। घर वालों का पता करो, इनमें से तो किसी का नहीं। पर घर में तो किसी का भी नहीं है। शायद उस औरत का होगा जिसकी लाश आशिका ने देखी थी। लगता तो ऐसा ही है।
था। राइट। क्या पता चला इस नाखून का किसका है ये? सर, नाखून का डीएनए किसी भी फैमिली मेंबर से मैच नहीं हुआ। लेकिन एक बात पता चली बस, ये नाखून जिस किसी का भी है वो एक औरत है और उसकी उम्र 20 से 25 साल है। 20 से 25 साल की औरत। और एक बात, हाँ, ये जो बारीक बारीक सफेद सफेद कण देख रहे हो ना, ये हाई परसेंटेज ऑफ हाई एंड है। नाखून में से नहीं। कोई औरत ड्रग एडिक्ट भी है? हाँ, घर परिवार की नहीं, बाहर की है। सर कोई बाहर वाली वहां पे आई है तो किसी कार, ऑटो, टैक्सी वगैरह ही किया होगा। हाँ, पता लगाना पड़ेगा रिक्शा वालों से, टैक्सी वालों से कि क्या उनमें से किसी ने उसे घर पर छोड़ा है क्या। सर वो आशिका बता रही थी कोई फ्लोरोसेंट ऑरेंज कलर की जैकेट पहने हुए आदमी था वहां पे। बेहोश होने से पहले मैंने दरवाजे पे एक फिगर को देखा जिसने ऑरेंज फ्लोरेसेंट जैकेट पहन रखी थी। वो कौन है, कहाँ से आया, कहाँ गायब हो गया, उसके बारे में भी पता लगाना पड़ेगा। और सर जितने ड्रग पेडलर्स हैं उनसे भी पता करना पड़ेगा कि कितनी औरतें ये हाई एंड लेती हैं। अभिजीत, एक काम करो, रिक्शा वालों से, टैक्सी वालों से पता लगाओ क्या किसी ने इस औरत को घर पर छोड़ा था क्या, और मिसिंग पर्सन रिपोर्ट भी चेक करो। बताया जाओ, शहर में जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं ना, सबसे जाकर पूछताछ करो। देखो क्या वो किसी ऐसी औरत को जानते हैं जो हाई क्वालिटी इस्तेमाल करती है, और हम जाकर उन घर वालों से मिलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे इस हादसे के वक्त। तुम्हारी एसोसिएशन से पता चला है कि 10 तारीख को यानी परसों रात में तुमने शांति निवास बंगलों में किसी लड़की को छोड़ा था। हाँ सर, छोड़ा था। कितने बजे की बात है? सर लगभग 1 बजे की बात है, उसी बंगलों में। सर बहुत नशे में थी वो, और बार बार अपने हस्बैंड को गाली दे रही थी। अच्छा जी सर। ये लड़की थी वो? हाँ सर, यही थी वो। वहाँ बंगलों के आसपास कुछ गड़बड़ लगी क्या? नहीं सर, गड़बड़ तो कुछ नहीं लगी, सब कुछ नॉर्मली था। और एक कार खड़ी थी, एक बाइक, और सर एक गार्बेज वैन भी था। गार्बेज वैन? जी सर। सर 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 मैं भी एक लड़की को परसों शांति निवास बंगलों के बाजू में छोड़ा था। कितने बजे? सर यही कोई 12:30 बजे के आसपास। और तुमने 1 बजे छोड़ा था? जी सर। ये लड़की थी वो? नहीं सर, ये लड़की नहीं थी। तो इसको तुमने 1 बजे छोड़ा और 12:30 बजे जिस लड़की को छोड़ा था उसको दोबारा देखोगे तो पहचान जाओगे? एकदम सर, बरोबर पहचान लेगा। गुड। सुनो, तुम लोगों से जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका सही सही जवाब चाहिए। जरा सा भी झूठ बोला ना तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, समझे? सर झूठ बोल के जान आफत में नहीं डालनी हमें। तो फिर बताओ, जिस दिन बकुल का खून हुआ उस दिन क्या चेतन तुम्हारे होटल में था? जी सर, वो होटल में थे और उन्होंने सारा समय क्लाइंट के साथ बिताया। उन्होंने क्लाइंट के साथ डिनर भी किया। अच्छा, तो ठीक है, क्लाइंट के सारे डिटेल्स चाहिए हमें, और उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी। शीना, कीर्ति की माँ को फूड पॉइजनिंग क्यों हुई? खाने में क्या मिलाया था? मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया था। आंटी जी तो बाहर गई हुई थी। जब वो वापस लौट के आई उनकी तबीयत खराब थी। सर नितिन और सिया दोनों सारा दिन शादी में ही थे। पूछे भी नहीं बता रहे। रट्टा मार के आए हो क्या? नहीं मैम, जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ। 11 बजे फंक्शन बंद करा दिया था हमने। उसके बाद में नितिन और सिया वो लोग कहाँ गए? फिर वो दोनों अपने रूम में चले गए सर। ये माल किधर मिलेगा?
माल चाहिए। मिलेगा। कितना चाहिए और पेमेंट कैसे करेगा? पेमेंट माल इस्तेमाल करने के बाद। माल इस्तेमाल करने के बाद। भागने के बारे में ना सोचना भी मत। मेरे पास हर एक क्लाइंट की ना कुंडली है, कुंडली, और उस कुंडली में लिखा है कि मेरा क्लाइंट ओवरडोज से मरेगा या मेरी बंदूक की गोली खा के। मगर तेरी कुंडली में लिखा है जेल जाना। उन सब औरतों के फोन नंबर चाहिए हमें जिन्हें तुम ड्रग सप्लाई करते हो। जल्दी लाओ। देखो जरा, कॉल करके देखो इन सारे नंबर्स पर। देखो कोई गायब तो नहीं है। हेलो। हाँ जी, मैं सोनारिका से बात कर सकती हूँ? देखिए मैम, सोनारिका जो है 2 दिन से यहाँ काम पर नहीं आ रही है। क्या? और जिसकी वजह से हम लोग भी परेशान हैं। 2 दिन से? ठीक, थैंक यू। सर, डायरी में जो फोटोज थी उनमें से ये वाली लड़की गायब है। इसका नाम सोनारिका है और ये एक बार में काम करती है। 2 दिनों से गायब है। ये सोनारिका, ये तुम्हारी क्लाइंट है? हाँ सर। इसी लड़की को छोड़ा था तुमने? हाँ सर, यही थी, यही थी। आशिका ने इसी को देखा होगा। बकुल के परिवार वालों को अंदर देख रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए फोटो। ये वो लड़की है जिसकी लाश आपके घर से मिली थी। आप लोग जानते हैं सर? हाँ? नहीं सर। अब मैंने देखा है इसे बकुल भैया के साथ 2 महीने पहले। बकुल भैया के साथ 2 महीने पहले? कहां पर देखा था? एक होटल के बाहर, और भैया ने कहा कि ये उनकी क्लाइंट है। अच्छा, एक ड्रग एडिक्ट बार में काम करने वाली लड़की के साथ बकुल था और इनसे झूठ बोल रहा था कि क्लाइंट है। क्यों झूठ बोला उसने? ये सोनारिका यहीं पे काम करती थी ना? जी हाँ, यहीं काम करती है। आप लोग कौन? सीआईडी। सोनारिका का खून हो गया। क्या? इसीलिए वो 2 रात से यहाँ काम पर नहीं आ रही है। हाँ, मगर हमें उसकी लाश नहीं मिली है। और के साथ साथ ये बकुल नाम का आदमी है, इसका भी खून हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि सोनारिका का इस बकुल के साथ क्या संबंध है? संबंध के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये आदमी कभी कभी हमारे बारे में सोनारिका को लेने आता था। फिलहाल आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी तेजी ही दे सकती है साहब। ये तेजी कौन है? सर, ये है तेजी। तेजी, सोनारिका तुम्हारी दोस्त थी। ये बताओ कि इस आदमी के साथ सोनारिका का क्या संबंध है? सर, सोनारिका का बकुल के साथ अफेयर चल रहा था। बकुल उसके सारे रईसों वाले खर्चे उठाता था, पर उसको हमेशा बकुल से कुछ ना कुछ शिकायतें रहती थी। कैसी शिकायत रहती थी? वो कहती थी कि सोनारिका, क्या हुआ? मैं बकुल के साथ ना अब ये रिश्ता और नहीं रख पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? ना तो रिश्ता रखने के पैसे मिल रहे हैं और नहीं वो बकुल अपनी बीवी आशिका को डाइवोर्स दे रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करेगी तो? ब्लैकमेल। क्या? मैं उसे ब्लैकमेल करूंगी जिसने मुझे नाटक करने के लिए कहा है। तो कोई सोनारिका को पैसे दे रहा था बकुल के साथ प्यार का नाटक करने के लिए। मास्टरमाइंड कोई और ही है? हाँ,
और उसी मास्टरमाइंड ने प्लान किया और इस सोनालिका और बकुल को मार दिया। और आशिका का वहां पर आना प्लान में शामिल नहीं था। समझ में नहीं आ रहा है कि ये बकुल अपनी फ्लाइट छोड़कर घर वापस क्यों आया। पर सर, अगर खूनी को बकुल की गर्लफ्रेंड को मारना ही था तो कहीं और भी मार सकता था। वहां घर पे क्यों क्यों किया? तो शायद खूनी को पहले से पता था कि बकुल के घर में कोई नहीं, इसीलिए उसने धोखे से सोनालिका को वहां पे बुलाया और उसी समय बकुल और आशिका वहां पे पहुंच गए होंगे। ये हो सकता है। तो सर, लाश को घर से बाहर कहाँ लेके गए होंगे और कैसे? क्योंकि बकुल के घर की सारी गाड़ियां तो पहले से बाहर थी। खूनी अगर चाहता है तो क्या लाश के टुकड़े करके वो सूटकेस में भी ले जा सकता है, या फिर लाश के टुकड़े करके वो प्लास्टिक के थैलियों में भी डाल सकता है। कचरे की थैलियां हैं प्लास्टिक की। हाँ सर। एक कार खड़ी थी, एक बाइक, सर एक गार्बेज वैन भी था। क्या? रात के 1 बजे? रात के 1 बजे बंगले के बाहर एक कचरे की गाड़ी खड़ी थी। इसका मतलब है सर ये खून प्लान था। ये खूनी गार्बेज वैन लेके आया था लाश को ठिकाने लगाने के लिए। और सर, ये फ्लोरेसेंट ऑरेंज कपड़े गार्बेज वैन वाले तो पहनते हैं। सर, चेतन जिस कंपनी के बिजनेस डिनर पे गया था, ऐसी कोई कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं। मेरी बिजनेस मीटिंग थी होटल क्रिट्स में। और कीर्ति की माँ ने बाहर कुछ भी नहीं खाया। मेरी मदर बांद्रा रहती है, उनको अचानक फूड पॉइजनिंग हुआ था, मैं उनके पास ही गई थी। फिर भी उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। ठीक है, ये भी पता लगाना चाहिए कि जिस रात बकुल और सोनालिका का खून हुआ, उस रात खंडाला से कोई टैक्सी या प्राइवेट गाड़ी आई थी क्या बंगले पर? अपनी माँ की बीमारी के बारे में सच सच बताओ। उनकी मेड शीना का कहना है कि उनकी जो भी हालत थी घर के खाने की वजह से नहीं हुई। हाँ, ये सच है। उन्होंने घर का खाना नहीं खाया था, बल्कि वो तो ये बता रही थी कि वो ड्राइवर के साथ बाहर गई थी और कार में उन्होंने कुछ दवाई खाई थी। दवाई खाई? हाँ, हमारे ड्राइवर अमन का भी यही कहना है। तुम्हारा ड्राइवर अमन का? सर, उन सभी ड्राइवरों को साथ में लेके आया हूँ जो गार्बेज वैन चलाते थे। हमें एक गार्बेज वैन के बारे में पता चला है जो आधी रात को सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जिसमें लाश डाल के ले जाया गया। वैन का पता चल गया? सर्विलेंस कैमरे में वो वैन साफ साफ दिख रही है हमें। क्यों? तुम हो ना उस वैन के ड्राइवर? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा भाई लेकर गया था सर उस वैन को। अब वो उसे कहाँ लेकर गया था और क्यों लेकर गया था मुझे कुछ नहीं बताया सर उसने। फोन लगा उसको? जी सर। हेलो अमन, कहाँ है तू? सर, मैं सब सच बता रहा हूँ। मैंने तो जो कुछ किया उस फोन कॉल की वजह से किया था जो बकुल सर के बंगले से आया था। किसने फोन किया था बकुल के बंगले से? मैंने उसे कभी देखा नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी। औरत ही आदमी? सर, कभी कभी तो औरत की आवाज़ में फोन आता था और कभी आदमी की आवाज़ में। सर, ये जो कोई भी है ना, ये बकुल के घर वाला ही। हाँ, मगर तूने ये सब किया क्यों? कोई फोन पे कुछ भी बोल देगा तू कर देगा? हा? सर, मुझे लालच दिया गया था सर कि मेरे 5 लाख के कर्जे को चुका दिया जाएगा अगर मैंने उनकी बात मानी तो। सर, मैं लालच में आ गया था, मगर मैंने कोई खून नहीं किया सर। मैंने तो सिर्फ लाश को ठिकाने लगाया था सर। लाश कहाँ? इस लड़की का गला घोटा गया है, शायद इसी से इसकी मौत हुई है। तो इसीलिए सोनालिका की खून का कोई भी निशान नहीं था क्राइम सीन पर। और उसके पैर के अंगूठे का नाखून भी उखड़ा हुआ है। और सर, ये क्या है? ये पीला पीला पार्टिकल? यही तो इस केस की सबसे अहम कड़ी है। चलिए खड़े हो जाइए सर, उठिए। और कितनी पूछताछ करेंगे आप लोग? सब कुछ तो बता दिया हमने। इस बार कोई पूछताछ नहीं होगी, आप सभी का नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट? क्यों पर? क्योंकि आप में से कोई है जो सच नहीं बोल रहा है।
आपके पास कोर्ट की परमिशन है इस नार्को टेस्ट के लिए? जी हाँ, परमिशन के बिना हम कुछ नहीं करते। नींद आ रही है? जो मैं आपको बोलूंगी उसका सही सही उत्तर दीजिएगा, ठीक है? सोनारिका को जानती हो? हाँ। बकुल का अफेयर था सोनारिका के साथ, ये भी जानती है आप? हाँ, मुझे दोनों पे शक था। क्या आशिका ने सोनारिका का खून किया है? आशिका जानती नहीं थी सोनारिका को, तो खून कैसे करेगी? अभी आपको नींद आ रही है? हाँ। सोनारिका को जानते हो? नहीं। बकुल का अफेयर था सोनारिका से, ये जानते होंगे आप? नहीं। क्या आशिका ने सोनारिका का खून किया है? आशिका सोनारिका को जानती थी। आशिका ने ही बकुल और सोनारिका का खून किया है। उसी ने यह खून की साजिश रची थी। आशिका की हरकतें कुछ दिनों से काफी अजीब थी। ये बात मैंने बकुल को बताई थी। क्या हुआ सर? हुआ कुछ नहीं नितिन, सिर्फ इतना बताना था कि ट्रुथ सीरम के असर से इंसान सिर्फ उतना ही बताता है जितना उसे पूछा जाता है, ज्यादा कुछ नहीं बताता। अब बात यह है कि इंसान का दिमाग अपना मेमोरी शेयर करता है पर ओपिनियन नहीं देता, जैसे तुमने अभी दिया। अब सारी असलियत फटाफट बता दे, वरना असली वाला सीरम देना पड़ेगा तुझे। असली ट्रूथ सीरम मतलब ये कि हमने जो सीरम दिया था वो ट्रूथ सीरम नहीं था, ग्लूकोज का इंजेक्शन था। व्हाट? शक तो हमें तुम पे पहले से ही था, लेकिन सारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। नितिन, सब कुछ तुमने बड़ी सफाई से, बड़ी चालाकी से किया था, लेकिन सोनारिका के चेहरे पर जो हल्दी लगी थी ना, उसने तुम्हें पकड़वा दिया। वही हल्दी जो शादी के वक्त तुम्हारे हाथ में लगी थी। ये पीला पीला पार्टिकल दरअसल हल्दी है, और इस हल्दी में आटा और तेल भी मिला हुआ। आटा, तेल, हल्दी। चेहरे पे हल्दी नहीं है, सिर्फ यहाँ कदम के पास। कहाँ से आई होगी ये हल्दी? सर सिया बता रही थी कि वो लोग खंडाला गए थे शादी के लिए, और वहां पे हल्दी की रस्म में शामिल भी हुए थे वो लोग। बकुल 500 करोड़ का एम्पायर चला रहा था, वो एम्पायर जो मैंने सेटअप किया था, लेकिन वो मुझे ही उस एम्पायर से बेदखल करने की फिराक में था। तो फिर उससे बात करते थे, उससे समझाते थे। बात करने की कोशिश की थी सर, कई बार कोशिश की थी, लेकिन वो सुनता तब ना। भाई था वो मेरा, मैं नहीं मारना चाहता था उसे, लेकिन वो पूरा एम्पायर अपने नाम पे करवाना चाहता था। इसीलिए फिर मैंने भी एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? बकुल और आशिका के आए दिन झगड़े होते रहते थे। वो आशिका को छोड़ना चाहता था। मैंने सोनारिका को पैसों का लालच दिया और उससे कहा कि बकुल से झूठ मूठ का प्यार का नाटक करे, और एक दिन आगे जाके उससे शादी भी करे। दरअसल मैं सोनारिका के जरिए अपना एम्पायर हासिल करना चाहता था। मगर उसे क्यों मार दिया? वो तो तुम्हारा साथ दे रही थी। शुरू में सर, लेकिन बाद में उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और इसलिए तुमने सोनारिका को धोखे से घर बुला लिया? हाँ सर। उस रात मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे कि
सब लोग घर से बाहर रहे। मैं भी सिया के साथ खंडाला चला गया और जैसे ही सिया ने दवाई ली और सो गई, मैं फौरन टैक्सी पकड़कर यहां आ गया और अमन को बुला लिया। सोनारिका के घर पहुंचते ही, देखो सोनारिका, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर बीच रास्ते में तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। हो जाए प्लान चौपट, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मुझे उस बकुल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ और ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। देखो, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो बहुत पछताओगी, बता रहा हूं मैं। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? धमकी दे रहे हो तुम मुझे? हाँ? ऐसा ही समझ लो। भैया बकुल, ये क्या किया आपने? नहीं, ये सोनारिका मुझे फंसाना चाहती थी। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। बकुल, बकुल, बकुल! बकुल! मैंने अमन को फोन पे पहले ही बता दिया था सोनारिका की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। उसने बिल्कुल वैसा ही किया। पैसों की लालच ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि तुम अपना सगा रिश्ता भी भूल गए, अपने भाई की जान ले ली और तो और अपनी साथी सोनारिका को भी मार डाला। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कड़ी से कड़ी सजा होगी, शायद फांसी। दुष्यंत, छेती छेती हाथ चलाओ। हाँ, तू फिक्र ना कर, इस दफा लेट नहीं होना। ऐसा मिश्का तैयार है ना? कब की तैयार है? वो देखो बाहर खेल रही है। वाकई में इस बार का धमाका ऐसा होगा जिसकी गूंज सदियों तक याद रखी जाएगी। हम सही सलामत निकल तो जाएंगे ना यहाँ से? अरे 100%। वैसे भी हम पे किसी का शक नहीं है, और जब तक हम यहाँ से निकलेंगे तब तक तो इस घर का और यहाँ का नामो निशान मिटा चुके होंगे। और सोनिया, देख मेरे हाथ की कारीगरी। तो कह सकता है कि ये नकली पासपोर्ट है। तुम्हें तो बस ये नकली पासपोर्ट बनाना, असली धमाका तो मैं करने वाली हूँ। मैं एजेंट फारिन, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से। मैंने ही आपको फोन किया था। थैंक गॉड आप लोग आ गए सब। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हमारे 2 जासूस मोनिका और दुष्यंत सिलेंडर फटने की वजह से मारे जा चुके हैं, और ये कोई हादसा नहीं है सब, ये एक साजिश है। बस अब ये मोनिका की भतीजी मिश्का ही बची है, और सर इसकी भी जान खतरे में है। आपको कैसे मालूम पड़ा ब्लास्ट के बारे में? सर दुष्यंत ने मिश्का को बोला था
कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या उन दोनों को कुछ हो जाए तो वो मुझे फ़ोन करके बुला ले। और जैसे ही मुझे मिश्का का फ़ोन आया मैं तुरंत यहाँ पे आ गई। बच्ची को तुम अपने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं रख लिया? और तुम्हारा ये ऑपरेशन, उसका हेड कौन है? सब हमारे हेड खुद लापता है, पता नहीं वो जिंदा है भी कि नहीं। जरूर हमारे ही विंग में कोई गद्दार है जिसकी वजह से ऑपरेशन फेल हो गया। कहीं वो गद्दार तुम ही तो नहीं? अरे यहाँ पे बोली बोलने का नाटक कर रही हो। सर, अगर मैं गद्दार होती तो आपको फोन करके यहाँ क्यों बुलाती? हो सकता है वो अभी भी मुझ पे नजर रखे हुए। सर, अब मुझे जाना होगा। कहीं नहीं जाओगी तुम जब तक हमें ये नहीं बता दी कि ये तुम्हारा ऑपरेशन है क्या। टेररिस्टों को फंड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ही ऑपरेशन था। और मुझे लगता है शायद दुष्यंत और मोनिका को पता चल गया था कि असली क्रिमिनल कौन है, और इससे पहले कि वो मुझे कुछ बताते वो दोनों मारे गए। सर, ये मोनिका और दुष्यंत है। ठीक है, बच्ची को हमारे पास छोड़ दो। लेकिन अगर हमें तुमसे कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? सर, ये गेस्ट हाउस का नंबर है। आपको जब मुझसे बात करनी हो आप बस इतना बोल दीजिएगा कि बसंती से बात करा दीजिए, वो मुझे ही फोन देंगे। ठीक है। मेरे घर में लाइट? ये कौन घुसा है? हाथ ऊपर। तुम कौन हो? क्या कर रहे हैं आप? अपनी बीवी पर गोली चलाएंगे? क्या बीवी? मैडम, लगता है आप किसी गलत पते पे आ गई है। ये मेरा घर है, आप घर के अंदर कैसे घुसी? हाँ? नाम क्या आपका? रजनी कुमारी, मिसेज रजनी दया कुमारी। 3 महीने पहले आप ही हमसे ब्याह किए थे वंतूर में, अभी भाग गए, वहाँ से रफू चक्कर हो गए। वंतूर में? तो कहाँ हम झूठ बोलेंगे? हम जैसी शरीफ अच्छे परिवार की लड़की ऐसे किसी पराये मर्द को अपना पति बोलेगी का? क्या कह रहे हैं आप? आप ही ने तो हमको पता दिया था और अपने फोन नंबर भी दिए थे। मैंने दिया था। तो दिमाग खराब है तुम्हारा? शायद तुम जानती नहीं हो कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। क्या बात है दया, तुम अपनी बीवी पर क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सुधांटी, ये मेरी बीवी नहीं है। देखो ना, ये क्या कह रहे हैं? लो बेटा, पानी पी लो। अरे ऐसे कैसे नहीं है वो तुम्हारी बीवी? तुम्हें पता है कितने घंटों से वो तुम्हारे घर के बाहर खड़ी थी। अरे मेरी नजर पड़ गई तो मैंने उसे तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी दे दी। मेरे घर की चाबी आप किसी को भी कैसे दे सकती? किसी को? किसी को मतलब कोई अनजान है क्या? तुम्हारी अपनी बीवी है। और शादी कर ली तो छुपा क्यों रहे हो? वैसे अच्छी चॉइस है तुम्हारी। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि आप इस उम्र में भी शादी करोगे। अरे आंटी, मैंने कोई शादी इस उम्र में मतलब क्या? सीआईडी वाले हो, इसका मतलब ये नहीं कि इस बिचारी पर तुम अपना रोब झाड़ो। और चाची जी, अगर ये मुझे गुस्से में डांट देते तो मैं सह लेती, पर ये तो कह रहे हैं कि मैं इनकी पत्नी नहीं। शाबाश, गुड गर्ल। बेटा तुम खाओ, हाँ मैं फोन लेता हूँ। आदे चल, मैं एक अजीब सिचुएशन में फंसा हूं सर, आपसे मिलना चाहता हूँ। ये मंगलसूत्र की कसम खा के कहते हैं हम आपके अर्धांगी नहीं है, कोनो अपराधी नहीं। आप हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं? धर्मपत्नी, बीवी, घरवाली, अर्धांगिनी, बस यार
ये शब्द सुन सुन के मेरे कान पक गए। अच्छा, अगर इतनी ही तकलीफ थी आपको इन शब्दों से, तो हमसे शादी काहे की? बताइए सर, हम तो इनसे शादी करना भी नहीं चाहते थे। यही हमारे पास आए थे बच्चे की तरह रोते बिलखते कि रजनी हमसे शादी कर लीजिए, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बगैर हम रह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, हमसे शादी कर लो। हम आए थे तुम्हारे पास रोते हुए कि हमसे शादी कर लो। हाँ, इतने बुरे दिन नहीं है मेरे भी। एक मिनट दया, एक मिनट। रजनी नाम है तुम्हारा, है ना? तुम्हारे पास सबूत है? कोई सबूत शादी का दया के साथ? वंतूर के वो पंडित जिन्होंने हमारा ब्याह करवाया था, और ये फोटो सर, ये फोटो भी क्या झूठे हैं? सर, अगर इनके दिल का प्यार हमारे गांव की तालाब की तरह भले ही सूख गया हो, तो इन्हें कह दीजिए कि ये हमको डाइवोर्स दे दे, पर ये ना कहे कि हमारी शादी ही नहीं हुई थी। डिवोर्स? जब शादी नहीं हुई तो एक काम करो, वंतूर गांव में फोन लगाओ, वहां पर तुम्हारे पहचान वाले लोग हैं, उन सब से बात करते हैं। स्पीकर फोन ऑन करो, और हाँ, खास करके उस परिवार के साथ जहाँ पर तुम लोग ठहरे हुए थे। करिए सर, करिए। वो सब आए थे हमारे ब्याह में, हलवा पूरी भी खा के गए थे। हलवा पूरी? हाँ। हेलो कमला ताई, अब मैं दया बोल रहा हूँ मुंबई से, पहचाना? दया? क्या बेटा, पहचानूंगी कैसे नहीं? और आज मेरी याद कैसे आई? रजनी ठीक से घर पहुंची कि नहीं? उसे तेरा घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कमला ताई, मकान तो मिल गया, पर हमारे पते हो गए नहीं मिले। अरे ये कैसे है? ये हमको भूल गए हैं, ये हमको जानते नहीं है, हमसे कोनो शादी वादी नहीं किए। क्या हो गया दया बेटा? रजनी से कोई गलती तो नहीं हो गई? शिरडे बोल रहे हैं दया। बंद करो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा सर, ये क्या हो रहा है? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्या मकसद है तुम्हारा? बोलो, क्या मकसद है तुम्हारा? सर आपके दोस्त आए। तुम लोग यहाँ कैसे? कैसा आए? अरे अब फोन करने ही वाला था तुम दोनों को। आते कैसे नहीं दोस्त? रजनी भाभी ने फोन किया था, इसलिए तुरंत आ गया। मगर हुआ क्या? भाभी आप रो क्यों रहे हो? और प्योरो में क्यों हैं? अरे सच बता, क्या किया तूने भाभी के साथ? क्यों रो रही है भाभी? अरे कैसी भाभी, किसकी भाभी? तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? हम लोग वंतूर गए थे 5 दिन के लिए, वहां पे ट्रैकिंग की हमने, शिरदे भाव के घर में ठहरे थे, उसके बाद वापस आ गए, बस। और क्या? अरे हम झूठ नहीं बोल रहे हैं यार, तेरी शादी हो गई, मेरे पास फोटोज भी है तेरी। देखिए ना भैया, ये कह रहे हैं कि हमको जानते नहीं, ये हमसे शादी नहीं किए, ये हमको भूल गए हैं। देखिए ना, इनका याद दिलाइए। ये देखिए, ये दया, ये रजनी, कमला ताई, शिरदे भाऊ और हम। अरे यार, ये सब झूठी फोटोज बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल कोई भी कर सकता है कंप्यूटर पे। हाँ, तो कंप्यूटर से ही शादी खेल लेते ना, हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद किया? बताइए। हम ना आपको कोर्ट लेके जाएंगे। देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, हमको कमजोर ना समझिएगा। सर जवाब दीजिए सर। सर जवाब दीजिए, क्या ये बात सच है कि सीनियर इंस्पेक्टर दया अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार कर रहा है? कमाल है, आप लोग बिना सच जाने कुछ भी बोली जा रहे हैं मेरे बारे में। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग सीआईडी में हैं तो क्या अपनी ताकत का गलत फायदा उठाएंगे? देखिए, हम सीआईडी वाले ना किसी पर अन्याय करते हैं, ना मासूम पर अन्याय होने देते हैं, समझे? ये मीडिया वाले कहाँ से आ गए यार? पता नहीं यार, लगता है पड़ोसी ने फोन किया होगा। नमस्ते। नमस्ते। मैं सामंत, समाज सेवक। मेरे होते हुए इस देश की नारी को कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। सर, मैं हूँ दामिनी, महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए मैं एक एनजीओ चलाती हूँ। इस बच्चे को हम उसका हक जरूर दिलवाएंगे सर।
यस सर। बट ठीक है सर। ओके सर सर रुकिए सर, जवाब लेके जाइए। सर रजनी जी, क्या दया ने आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया? बताइए, क्या आपसे दहेज की मांग की गई? हमें बस एक विनती है, हमको हमारा पति दिला दीजिए, हमको हमारा दया दिला दीजिए। यह मामला आगे बढ़ चुका है, तुम्हें इस रजनी को अपने घर में अपने साथ रखना होगा। ये सुनो, हेड ऑफिस की नोटिस है कि सिर्फ रजनी नहीं, उसके साथ ये जो लेडी सोशल वर्कर है ना, दामिनी मैडम, वो भी तुम्हारे साथ रहेगी, ये देखने के लिए कि दया रजनी के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर रहा है। सर, मुझे अपने ही घर में इन नमूनों के साथ रहना पड़ेगा दया। जब तक इस रजनी की असलियत पता नहीं चलती, तुम्हें रहना पड़ेगा। अब तो सर ये सब एक पूरे सपने जैसे लगने लगा है। ऐसा लगता है कि आस पड़ोस के देशों से भी लोग यहाँ पे आएंगे ये साबित करने के लिए कि ये रजनी मेरी बीवी है। दया, ये जसवंत और मोनिका का खून और फिर ये रजनी तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में जो जबरदस्ती घुसी है, गड़बड़ है दया, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये कोई संजोग हो ही नहीं सकता। और ये कोई बेचारी नहीं है सर। मैंने उसके ऊपर गन तानी थी, उसके चेहरे पे जरा सा भी शिकन या डर नहीं था। सर, ये रजनी भी जरूर कोई मंजे हुई मुजरिम है। जरा वंटूर जाके पता तो लगा ये सारा चक्कर है क्या। और जब भी तुम घर में रहोगे, इस रजनी और दामिनी दोनों के साथ जरा अच्छा बर्ताव करना, तो ये दोनों मिलकर कोई मुसीबत ना खड़ी करते। हाँ सर, अब उसका खेल उसी के साथ खेलूंगा। पूर्वी, जहां पर दुष्यंत और मोनिका का खून हुआ, वहां जाकर देखो जरा अच्छी तरह से। देखो, कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा ही मिलेगा। सर, ये एजेंट वानी भी मुझे ठीक नहीं लगती। मुझे तो इस पे भी शक है। कहीं हम इस पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहे? गेस्ट हाउस में फोन करो, देखते हैं। हेलो, बसंती है? हेलो, मैं बसंती बोल रही हूँ। मैं जानती थी आप सीआईडी वाले मुझे शक के दायरे से इतनी जल्दी बाहर नहीं करेंगे। बस हालचाल पूछने के लिए फोन किया। वैसे मौसम का हाल खराब है बाहर, इसलिए बसंती अभी यही है और जब जाएगी तब पता कर जाएगी। सर, गेस्ट हाउस में ही है। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। देखता हूँ ये रजनी कौन सी नई चाल चलने की तैयारी में। अपडेट देते रहना। सर। अरे निष्का बेटा, तुम सोई नहीं हो अब तक? भूख लगी है? नहीं, कुछ नहीं अंकल। नहीं, ऐसे ही कैसे? कुछ तो है ना? बताओ। अंकल, वो मम्मी ने कहा है कि अगर मुझे उनकी तरह अच्छी जासूस बनना है तो फिर मुझे हमेशा होशियार रहना चाहिए, सोते हुए भी आँख खुली होनी चाहिए। अरे वाह, ऐसे कहा मम्मी ने? तो फिर चलो, तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ, सही जवाब देना। याद करो, जब तुमने वाणी आंटी को फोन किया था तो उससे पहले क्या हुआ था? मैं बाहर खेल रही थी। खेलते वक्त मेरे कपड़े गंदे हो गए, तो फिर मैं अपने कमरे में अपने कपड़े बदलने गई। बदल के मैं वापस खेलने लगी। फिर? तब अचानक बहुत तेज आवाज आई। अरे बाप रे! फिर? दुष्यंत अंकल ने कहा था कि अगर ऐसा कभी भी हो तो फिर बाहर वाली दुकान पर जाके वानी आंटी को कॉल कर देना, और जब तक वो नहीं आई वहीं पर रुकना। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही किया तुमने। जाओ, चलो सो जाओ, है ना? अंकल, हाँ? मासी और दुष्यंत अंकल कभी वापस नहीं आएंगे ना?
पति परमेश्वर। ई रहा आपका फेवरेट ऑमलेट। अरे वाह, आपको बड़ा ख्याल है मेरी पसंद का। जी, आप कहे तो अपने हाथों से खिला दे का? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने हाथ से खा लूंगा। अच्छा, तो हमें भी खिला दीजिए ना। बिल्कुल। कैसा लगा? बहुत है। वैसे आज आप इतने प्यार से बात कर रहे हैं जैसे हमारे शादी के दिन किए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। क्या मैं आपके घर अपना रेडियो सुन सकती हूँ? थोड़ा पुराना है, खटखट करता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। हाँ, खटखट करता है आपकी तरह? क्या कहा? नहीं, आप रेडियो सुन सकती है बिंदास। वैसे मैं आज शहर से बाहर जा रहा हूँ एक केस के सिलसिले में, तो मैं कल ही लौटूंगा। वैसे भी दामिनी जी तो है। ठीक है, मैं चलूं? सुनिए ना। बोलिए ना। जल्दी आइएगा और हमको याद जरूर करना। हाँ, सिर्फ आप ही को याद करूंगा। अब मैं चलता हूँ। हाँ, मैं चलता हूँ नहीं बोलते, मैं आता हूँ। ऐसा बोलते हैं? जी। ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर युवराज। यस मैडम, ये रही वो रिपोर्ट जो आपने मांगी थी। सिलेंडर ब्लास्ट और शॉर्ट सर्किट के 2 जली हुई लाशें मिली। इसके पहले कि हम कुछ छानबीन कर पाते, ये केस सीआईडी के पास चला गया। घर ब्लास्ट के बाद जैसा था वैसे का वैसा ही है ना? जी हाँ, चल के देखें। चल। एजेंट वानी को कोई खास इंफॉर्मेशन देना चाहते थे मोनिका और दुष्यंत, मगर इससे पहले वो दे पाते उनकी मौत हो गई। शायद उस इंफॉर्मेशन से जुड़ा कोई सुराग मिल जाए यहाँ पर। देखते हैं। ये क्या? मूवर्स और पैकेट्स के डब्बे यहाँ पर? शायद ये उन लोगों के हो जिन्होंने मोनिका और दुष्यंत पे हमला किया था। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इसमें वो बॉम्ब है जिसके फटने से ये लगे कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। बैकयार्ड चेक करते हैं। यहाँ तो कुछ खास नहीं दिख रहा है। एक मिनट। ये कुरियर का कवर यहाँ क्या कर रहा है? जापानीज में लिखा है, सिर्फ नाम इंग्लिश में है, मारिया फर्न्स। ये मारिया फर्न्स कौन है? मोनिका मारिया फर्न्स के नाम से जानी जाती थी। अब जो भी कोई ये कुरियर लाया होगा, उसका जरूर इस मिशन से कोई ना कोई ताल्लुक तो है। सर, ये दया की शादी की फोटोज ये नकली नहीं सर, एकदम असली है। क्या? कोई गलती तो नहीं हो रही है अभिजीत? नहीं सर, एक्सपर्ट से चेक करवाए हैं, वो बोल रहा है एकदम असली फोटोज है। दया तो कभी झूठ बोलता नहीं है सर, समझ में नहीं आ रहा है। वही तो अभिजीत, तो मेरे दिमाग में कुछ समझ में आ रहा है। लगता है किसी ने दया का प्रोस्थेटिक मास्क बनवाकर वो पहनकर इस रजनी के साथ शादी की फोटो खिंचवाए हैं। बड़ा चालाक है ये जो भी है, जानता था कि नकली फोटो पकड़े जाएंगे। सर, कभी किसी भी फोटो में दया का क्लोजअप नहीं है सर, सारी फोटोज दूर दूर से खींची गई। हाँ, अरे रजनी, इसकी असली आईडी क्या है? सर, रजनी कुमारी है। उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब चेक किया मैंने सर। ये वंतूर में जन्मी है और
सतारा में पढ़ लिखी है। अगर ये बात है तो फिर अभिजीत इस रजनी का ढोंग प्रूव करना जरा मुश्किल हो जाएगा। शहर में कुछ बड़ा इवेंट वगैरह होने वाला है क्या? सर एक इवेंट है जो आतंकवादियों के काम का है। क्या? एक कॉन्वॉय जा रहा है सर 5 टन सोना लेके रिजर्व से एक बैंक के लिए। तो हो सकता है आतंकवादी को तो अपनी फंडिंग की कमी पूरी करने के लिए इसको लूटने का प्रयास करे। बिल्कुल सही कहा अभिजीत, यही हो सकता है। जिनका भी सिक्योरिटी है इस सोने के ट्रांसपोर्ट में, उनको बता देते हैं, आगाह कर देते हैं उनको, और उनको ये भी कहते हैं कि हमारी नजर रहेगी सोने के लेन देन में। और अभिजीत, मैं चला जाता हूं मिश्का के पास और तुम और दया वंतूर चले जाओ। अच्छी तरह से पूछताछ करो, कुछ ना कुछ तो जरूर हाथ लगने वाला है वहां पर। तो ये है तुम्हारी ससुराल। तुम भी यार बस मेरी फिर किलोगे बस। यार बिना बताए शादी करोगे दोस्तों को तो। कमलताई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे आप? मैं ठीक हूँ। रजनी के साथ झगड़ा तो नहीं चल रहा है? आइए आइए दामाद जी बैठिए, क्या लेंगे? रजनी बिटिया ने कुछ बताया नहीं तो हम कुछ इंतजाम करते। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। गांव में एकदम सन्नाटा है, बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिछली बार तो बहुत चहल पहल थी यहाँ पे। ये लोग कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। ये तो वही रिपोर्टर है ना जो ब्यूरो में आया था। शिरदे बाबू सब ठीक तो है ना यहाँ पे? हाँ, सब ठीक ही तो है। नहीं मतलब हम लोग ऐसे ही हाल चाल जानने आए थे तो। बैठिएगा नहीं? नहीं हम लोग चलते हैं, है ना? जी दोबारा आइए। हाँ चलो अंदर, चलो 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 चप्पल संभाल। सुनो, एक काम करो, बच्चों को वापस छोड़ के आओ गाँव। सीआईडी जा चुकी है। क्या नहीं है, अभी तो आए हैं। बहुत बड़ी गलती की है। अरे ये क्या सीआईडी ऑफिसर गाड़ी चला रहा है? अरे एक और सीआईडी ऑफिसर हमारे पीछा कर रहा है, इसको गाड़ी रोकने मत देना। तुमको क्या लगा हम लोग अकेले मरेंगे? तुम सबको साथ लेके मरेंगे। बस रोको, जल्दी सब बाहर निकलो, बच्चों बाहर निकलो जल्दी। सर यही कुरियर का पैकेट मिला उस क्राइम सीन से। इसमें नाम और एड्रेस इंग्लिश में, तो ये जापानीज में कुछ लिखा है। क्या हो सकता है? मिशिका? 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 क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो मिशिका।
बच्चे आ गए। ये भगवान, तूने हमारी सुन ली। आजा मेरे बच्चे। कैसी है तू? ये सिर्फ 5 टन सोने के लिए ये लोग सुसाइड बॉम्बर बने घूम रहे हैं और खुद को उड़ा भी लिया। देखते हैं क्रिमिनल डेटाबेस से क्या पता चलता है। इनकी इंफॉर्मेशन तो भेज दी है ना वहां पे। वो ना हो ये सब पुराने पापी ही होंगे। डॉक्टर साहब, अब मिशिका की तबीयत कैसी है? मिशिका के दूध में काफी मात्रा में नींद की दवाई थी। What? जी। सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? मिशिका की दूध में नींद की दवाई थी। नींद की दवाई कैसे गई दूध में? किसने मिलाई नींद की दवाई? यही काम करने के लिए रखा है तुम्हें? सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा दूध वाला देकर गया था, बस वैसा ही मैंने उसे पिलाया। तो शामू ने नींद की दवाई वाला दूध दिया मिशिका के लिए? तो शामू की तबीयत ठीक नहीं थी आज, इसीलिए उसने किसी और दूध वाले को भेजा था। और ये आप मुझे अभी बता रही है? समझ में नहीं आ रहा। क्यों बेचारी मिशिका की जान के पीछे पड़े ये लोग? क्या बिगाड़ा है इसने इनका? तो शायद वो आदमी रजनी के गैंग का मेंबर होगा। हाँ, पर क्या कनेक्शन हो सकता है मिशिका का इनके साथ? सर, इस सवाल का जवाब उस कुरियर वाले पैकेट में हो सकता है। उसमें जापानीज में कुछ लिखा भी था। ट्रांसलेट करके देखते हैं। हमें माफ कर देना, हम मजबूर थे। कोई बात नहीं, हम लोग समझते हैं। मेरे दोस्तों और पड़ोसियों को भी इसी तरह धमकाया होगा झूठ बोलने के लिए। कुछ तो प्लानिंग होगी। इतना सब कुछ हुआ है तो मकसद भी खास ही होगा। ये उनकी रिपोर्ट आ गई है। ये जो सुसाइड बॉम्बर था, पूरन नाम था। कंडुलाजम आतंकवादी गिरोह के मेंबर हैं ये सब। कुबेर साशा, माजी और ये कोटियाल, इन 3 लोगों को फांसी की सजा हुई है। दिनवारा में ये ब्लास्ट करने के अपराध में। अगले आतंकवादी हमले के लिए ये लोग सोना लूटना चाहते होंगे। मगर ये रजनी के बारे में क्या सोचा? रजनी, उस पर नजर रखने के लिए मैंने पूरे घर में स्पाई कैम लगाए हैं। अलर्ट आया। रजनी किसी से कांटेक्ट कर रही है। डायना बोल रही हूँ। पूरा प्लान तैयार हो चुका है। सोना उसी वैन में मुराली रोड से दोपहर 1 और 2 के बीच में जाएगा। वैन उसी वक्त लूटनी है। और घबराओ मत, सीआईडी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो तो यही साबित करने में लगे हैं कि मैं दया की बीवी नहीं। और उनकी एक हरकत की मुझे खबर है। उनके सीआईडी ब्यूरो में मैंने छोटा सा बग लगा दिया था। फिर इसमें तो लिखा है कि इस कुरियर में एक लाल रंग की फ्रॉक भेजी गई, नेट वाले। सर, अब इसका क्या कनेक्शन हो सकता है इस केस से? लाल फ्रॉक? पूर्वी, जब वानी मिशिका को हमारे पास लेकर आई थी तब मिशिका ने वैसी फ्रॉक पहनी थी, एक लाल रंग की फ्रॉक, नेट वाली। कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर, ये रहा डकैती का पूरा प्लान जो दयासर के घर से मिला। सर, अच्छा हुआ हमने उस रजनी को पहले नहीं पकड़ा, वरना वो आतंकवादी गैंग ये काम किसी और को सौंप देता। तो जब घर पहुंचे तो उसने वो हैम रेडियो, इंटरसेप्टर, स्पाई कैम्प सब तोड़ दिया था। और सर, दामिनी जी भी नहीं थी घर पे। कहीं उनके साथ कुछ कर तो नहीं किया रजनी ने? ये पहले से लग रहा था सर, ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, हाई लेवल क्रिमिनल है। जानबूझ के हम लोग का ध्यान भटका रहे थे ये लोग, ताकि हम लोग इधर उधर रहें और ये 5 टन सोने पे अपना हाथ साफ कर लें। नहीं अभिजीत, कुछ तो सवाल है इस केस में जो सुलझे नहीं है अभी तक। रजनी वो जानती थी कि वहां पर स्पाई कैमरास हैं और अब देख सकते हैं कि वो क्या कर रही है, क्या बोल रही है, सब कुछ। फिर भी उसने सारा प्लान क्लियरली बता दिया।
तो शायद वो ओवर कॉन्फिडेंट हो, चुनौती दे रही हो, रोक सके तो रोक लो। नहीं रहे, अगर वो इतनी चालाक क्रिमिनल है तो जोश में नहीं होश से काम लेगी, अपने मिशन को रिस्क में नहीं डालेगी वो। हाँ सर, उसके सोना लूटने का प्लान इसलिए पता चला क्योंकि उसने चाहा ये प्लान हमें पता चले, मगर क्यों? वही तो। पूर्वी एक काम करो, मेरे घर जाकर मिश्का का वो लाल रंग का फ्रॉक लेकर आओ। ये फ्रॉक वैसे मोनिका के नाम से जापान से आया था। इसका भी सोने के डकैती से कुछ कनेक्शन तो नहीं लगता, लेकिन कुछ तो खास बात है इस फ्रॉक में, कुछ तो खास बात है। ये तो यकीन होता जा रहा है कि ये मामला सिर्फ सोने की डकैती का नहीं है, उससे कुछ बढ़कर है। तो ना दुष्यंत और मोनिका जैसे टॉप के जासूस ये डकैती के लिए अपनी जान नहीं गंवाते सर। सर, इस फ्रॉक में कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ तो नहीं है? कहीं ये फ्रॉक रेड हेयरिंग तो नहीं है सर, हमें हमारे लक्ष्य से भटकाने के लिए? मेड इन इंडिया, यहां भी है एक लेबल, मेड इन इंडिया। एक मिनट कुछ तो है लिखा हुआ इसके अंदर। अंदर की तरफ जापानीज में लिखा है और बाहर मेड इन इंडिया। क्या हो सकता है ये जापानीज में? इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। पूर्वी सर, देखो जरा, देखो जापानीज में क्या लिखा है, ट्रांसलेट करके बताओ हिंदी में। सर इसका ट्रांसलेशन। ओह माय गॉड। हाँ, बस रुक जाओ। मोनिका, तुम? हाँ, एजेंट मोनिका। आतंकवादियों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी करती थी। क्या करूं एसीपी साहब, पर देखिए ना, कितनी शर्म की बात है, मेरे गोल्ड चुराने वाले प्लान में आप लोग नहीं फंस सके। डायना, मुझे तुमसे इतने खराब काम की उम्मीद नहीं थी। तो क्या दुष्यंत भी? कौन? वो मेरा नकली पति? नहीं, वो असल में मर चुका है। ब्लास्ट से कुछ मिनट पहले ही मुझे एक कॉल आया और मैं घर से बाहर भाग गई। सबूत वगैरह मिटाने में हम लोगों को बहुत महारत हासिल है। टॉप की एजेंट हूँ। टॉप की एजेंट? गलतफहमी है तुम्हारी। मुजरिम चाहे एक आम आदमी हो या फिर टॉप की भी एजेंट हो, हमसे कभी नहीं छुप सकता, ना कभी छूट सकता है। मिश्का के लाल कलर के फ्रॉक से सोने का दिखावा और आतंकवादियों की आजादी। मतलब ये डकैती का प्लान ये सिर्फ दिखावा था? ये लोग आतंकवादियों को आजाद कराना चाहते हैं। और उस फ्रॉक के कारण मैं अपनी जान पे खेल के दया की नकली पत्नी होने का नाटक किया, ताकि मैं देख सकूं कि सीआईडी को मिश्का या वानी से कोई सुराग तो नहीं मिला। पर अफसोस, मैं उतनी कामयाब नहीं हो पाई, नहीं तो ये सब झंझट नहीं होता। झंझट की तो कोई बात अब भी नहीं है। हमें फांसी पे लटकाने चले थे, अब देखो यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूँ। करोगे तो तब जब यहाँ से सही सलामत निकलोगे। देवर जी, आप ना बहुत ज्यादा बोलते हैं। चलो वैन के अंदर चलो, चलो। और अगर नहीं चले तो जरा पलट कर देखो पीछे। वानी, दामिनी और मिश्का, इन तीनों को बम से उड़ाने में हमें 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। समझ गए ना? वैन में बैठ जाओ सब लोग, चलो चल दे। अभिजीत, पूर्वी दे। चल चल इधर।
खड़ा जा। तुम लोगों को क्या लगा हम लोग यहाँ ऐसे ही आए बिना किसी तैयारी के? प्राणेश्वरी आइए, आपके असली ससुराल जाने का वक्त आ गया है। आइए। चलो भाभी, चलो 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 चलो। तुम ठीक हो बेटा? हाँ। इन सबको तो पकड़ लिया, लेकिन असली खिलाड़ी तो अभी भी हमसे छुप कर बैठा है कहीं। उसको भी पकड़ लेंगे सर। अभी ये मिश्का का क्या करना है? सर एक ऑर्फनेज में मैं कुछ लोगों को जानता हूँ। मिश्का के लिए मैं उनसे बात कर सकता हूँ। नहीं, मुझे अंकल के साथ रहना है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें हमारे साथ रखेंगे, ठीक है? चलो। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।